सितंबर 1982 तक इंदिरा गांधी बेचैन थी कि शेख अब्दुल्ला के अचानक इंतकाल के ऊपर फारूक अब्दुल्ला ही होने चाहिए जो उनके जानशीन बने, जो पार्टी को भी संभालें और गवर्नमेंट को भी संभालें। लेकिन 2 ही हफ्तों के अंदर अंदर राजभवन से एक ऐसी मामूली सी कागजी कार्रवाई हुई कि इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के दरमियान ताल्लुकात कुछ ऐसे बन गए कि इंदिरा गांधी अब ये चाहने लगी थी कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ इक़्तिदार से ही नहीं बल्कि सियासत से भी फारुग हो जाने चाहिए। और फिर इंदिरा गांधी की मौत तक फारूक अब्दुल्ला और उनके दरमियान ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हुए। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। आप मेरे साथ राजभवन के किस्से और कहानियाँ सुनते सुनते जम्मू कश्मीर का सियासी सफ़र और सेंट्रल स्टेट के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझ रहे हैं। और अब तो इतनी फीडबैक आती है कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने समझाना शुरू कर दिया है। आज के एपिसोड में, इससे पहले कि हम प्रॉपरली दाखिल हो जाएं और मैं आपको उस कहानी तक ले जाऊं कि एग्जैक्टली क्या हुआ फारूक अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के 10 दिन के अंदर अंदर ही कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान सब धर्म भरम हो गया, मैं दो छोटी सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। उनको जब आप अपने बैक ऑफ द माइंड रखेंगे तो आज की जो कहानी है ये समझने में थोड़ी बेहतरी भी हो जाएगी। पहली चीज़ ये है कि अगर आप शुरू से मुसलसल ये सारे एपिसोड्स लगातार आप देखते आ रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 1953 से लेकर 2023 तक ये जो 70 बरस का पूरा वक्त है, इसमें सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रीजनल पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट उसने अपना पूरा वक्त जो है वो गुजार दिया हो और मरकज़ से किसी किस्म की गवर्नमेंट को गिराने की या नई गवर्नमेंट बनाने की कोई इंटरवेंशन ना हुई हो। हाँ, आपको वो दौर ज़रूर याद आया होगा कि 1953 से लेकर 63 तक भी तो 10 साल पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, बख्शी गुलाम मोहम्मद की देख रेख में। लेकिन वो पिछले एपिसोड्स में मैं वाज़ह कर चुका हुआ हूँ कि उन 10 सालों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ऐसे ही चली जैसे वो कांग्रेस का ही एक ऑर्गन हो, जैसे कांग्रेस का ही एक लोकल चैप्टर हो। ये दो वाक़े जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पूरी मियाद पूरी की, ये था 1977 में जब शेख अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जीता तो वो चीफ मिनिस्टर रहे 82 तक। फिर उनकी मौत के बाद फारूक अब्दुल्ला आ गए। और दूसरा वाक़या है 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला आए और 2002 तक रहे। ये 96 का, हमारी जब बात बढ़ेगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा, ये 96 का पहली बार ऐसा था कि जब मरकज़ की सारी एजेंसियां बल्कि पूरा मुल्क ये चाहते थे कि सिंगल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकल रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट ही आनी चाहिए और मरकज़ से उसकी तरफ कोई उसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक के नेहरू के वक्त से लेकर काफ़ी देर तक एक स्ट्रांग क्लिक, एक स्ट्रांग ग्रुप, जो कुछ मिक्स ऑफ कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ दिल्ली के पॉलिटिकल लीडर्स, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर्स के इर्द गिर्द रहे हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स की जो पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के तई, जम्मू कश्मीर के तई, उनको टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। दरअसल ये ग्रुप्स कुछ इस किस्म के रहे हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से इनका जो है सिस्टम बाहर था। कोई पार्टी में पोजीशन या गवर्नमेंट में पोजीशन अक्सर इनकी नहीं हुआ करती थी या हुआ भी कभी करती थी। लेकिन ये सब चाहते थे कि कश्मीर के मामलात में इनकी ज़्यादा लार्ज से हो, लोग इनकी माना करें, इनकी सुना करें। यानी कश्मीर में जितनी इनकी इंटरफेरेंस होगी, जितनी इनकी इंटरवेंशन होगी, उतना ही ये प्राइम मिनिस्टर के करीब होंगे। इसके चलते जो अब इंदिरा गांधी का जो दूसरा दौर आया हुआ था पोस्ट 1980, इसमें एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप था जो पहले 1970s में था, उसको कश्मीर माफिया भी अक्सर कहा करते थे। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट लोग थे, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी थे, जैसे रॉ चीफ थे, होम सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल एडवाइज़र थे। इन सब लोगों की ऑफिशियल पोजीशन थी। लेकिन ये 80s में जो दोबारा वो आई, तो इसमें बड़े एक एक्सेंट्रिक किस्म का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें अरुण नेहरू थे, जिसमें मक्खन लाल फोतेदार थे। अब फोतेदार का मरकज़ में, पार्टी में या गवर्नमेंट में किसी किस्म का कोई रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए बड़ी कैंपेन की हुई थी। वो प्राइम मिनिस्टर के करीब थे। जितने वो प्राइम मिनिस्टर के करीब देखे जाते थे, इतने ही जो प्राइम मिनिस्टर के दिलचस्पी के मामलात हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। मुफ्ती सईद थे, टिक्की भाई थे, यानी टी के कोल जिनका नाम है वो थे। इस तरह से कुल मिला के ये 5-6 लोग थे, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे जम्मू कश्मीर के मामलात को। डॉक्टर करण सिंह का अब इंदिरा गांधी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब जब भी उनको मौका मिलता था वो भी अपना रोल प्ले करते थे। गुलाम नबी आज़ाद भी अब उभर कर आगे हुए थे, तो वो भी कश्मीर में एक स्लाइस ऑफ लाइफ चाहते थे कि उनकी बात भी कश्मीर में चला करे।
सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद उसी रात फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इंदिरा गांधी बहुत खुश थी इस बात को लेकर कि फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और फारूक अब्दुल्ला भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर की पूरी तरह से सपोर्ट हासिल है। खास करके जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर श्रीनगर आई 9 सितंबर को, 8 या 9 सितंबर को शेख अब्दुल्ला की मौत पे, और 3 दिन तक वो श्रीनगर में रही, उससे लगता था कि ये एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के दरमियान ताल्लुक नहीं है, ये एक फैमिली का रिलेशनशिप है जो इन अब्दुल्ला फैमिली और नेहरू गांधी फैमिली के दरमियान था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक गवर्नर से राजभवन की तरफ से एक कार्रवाई हुई, एक कागजी कम्युनिकेशन जो है वो राजभवन और गवर्नमेंट के दरमियान आई, जिससे सारी कहानी जो है वो पलट के रह गई। हुआ क्या कि 1981 के साल की बात है, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था असेंबली में, जिसको पॉपुलरली कहा जाता था बिल नंबर 9। ये एमएलए थे, एक नौजवान एमएलए थे, थोड़े एम्बिशियस थे, अब्दुल रहीम राथर। उन्होंने ये बिल लाया था एज प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें कुछ दिलचस्पी बन गई और गवर्नमेंट ने इसको खुद ही बिल को पायलट करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली जब बिल अपने डिफरेंट प्रोसेसेस से पास होता है असेंबली के सामने, वो बहस के लिए आने के लिए, तो उसमें वक्त लगता है। अब ये गवर्नमेंट का बिल बन चुका हुआ था, असेंबली के सामने बिल को रखा, उसके ऊपर बहस मुबासा हुआ। बिल में मुतालबा क्या था, बिल क्या चाहता था? बिल ये चाहता था कि 1947 से लेकर मई 1954 तक जितने भी लोग जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान में गए हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गए हैं, उनको इजाज़त दी जाए कि वो वापस आकर अपनी प्रॉपर्टीज़ रिक्लेम कर सकें और रीसेटल हो सकें जम्मू कश्मीर में। तो लिहाजा इसको रीसेटलमेंट बिल भी कहा जाता था। अगर आप स्टेटिस्टिक्स, कुछ पुरानी तारीखें, डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह उठाकर आप देखें, ये जो माइग्रेशन है, हिजरत है, ये कश्मीर वैली से बहुत कम हुई थी, लगभग ना के बराबर। ये ज़्यादातर जो है वो जम्मू से हुई थी। जो मेरी अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक आज के जो अदाद शुमार हैं, लगभग 12 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान, मेनलैंड पाकिस्तान में, पीओके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 12 लाख लोग ऐसे हैं जो जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ से माइग्रेट होकर 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। अगर इन लोगों को वापस आके जम्मू कश्मीर में बसने की इजाज़त दी जाती तो जाहिर है जो जम्मू सूबा है इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूरी तरह से तब्दील हो जाता। लेकिन ये ओरिजिनली लोग जो है वो यहाँ से बिलोंग करते थे। ये बिल आ गया, गवर्नमेंट ने इसमें दिलचस्पी ले ली, ये गवर्नमेंट का बिल बन गया और बिल असेंबली से पास हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि बिल बेशक असेंबली से पास हो जाए, वो तब तक कानून की हैसियत नहीं अख्तियार करता जब तक गवर्नर की मंजूरी उसको ना हो। तो लिहाजा ये बिल असेंबली से पास होने के बाद गवर्नर को भेज दिया गया मंजूरी के लिए। गवर्नर थे बीके नेहरू, जिनको हमने लगभग 2-3 एपिसोड से जो है जिनके साथ हमारा सफ़र चल रहा है। बीके नेहरू ने जब बिल देखा, उन्होंने 2-3 चीज़ें देखी कि भाई ये तो अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सिटीजनशिप का जो अख्तियार है वो रियासती असेंबली के पास या रियासती गवर्नमेंट के पास नहीं है, और यहाँ पे ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला तो मरकज़ में हो सकता है। तो लिहाजा एक पॉइंट ऑफ लॉ जो है वो उसमें अराइज हो गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ बात की, शेख अब्दुल्ला के साथ। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा एक क्राइसिस वाली बात होगी, तो इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान बातचीत हुई। चीफ मिनिस्टर ने इंसिस्ट किया, ये 1981 की बात है, चीफ मिनिस्टर ने इंसिस्ट किया कि आप बिल को मंजूरी दे दीजिए। गवर्नर ने कहा मैं मंजूरी नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसको मरकज़ में भेज दूंगा ओपिनियन लेने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा आप जिसके भी ओपिनियन लीजिए, लेकिन बिल को जो है आप पेंडिंग अपने पास मत रखिए, या तो आपने जिसकी ओपिनियन लेनी है आप ले लीजिए, या आप बिल वापस हमें भेज दीजिए। बिल वापस भेजने का ये मतलब होता है कि जब गवर्नर मंजूरी के बिना या किसी कमेंट के बिना गवर्नर बिल असेंबली को वापस भेज देता है कि मैं इस बिल से इत्तेफाक नहीं रखता, मैंने इसको डिक्लाइन कर दिया है, या मुझे इस बिल के ऊपर कुछ नहीं कहना, वो भी एक असेंबली को इतला ही होती है कि इस बिल पे मुझे कुछ नहीं कहना, लिहाजा आप इसको छेड़ो मत, इसको रहने दो। लेकिन असेंबली के पास इख्तियार है कि वो दोबारा उस बिल को डिस्कशन के लिए डाल सकते हैं, फिर से उसके ऊपर बहस करके उसको वोटिंग के लिए डाल सकते हैं। अगर दूसरी बार असेंबली बिल पास कर दे तो फिर ये मैटर नहीं करता कि गवर्नर उसको अपनी मंजूरी दें या ना दें। अब बिल की हैसियत बन जाती है कि उसको कानून में तब्दील किया जा सकता है, उसको एक्ट बनाया जा सकता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन था उस वक्त। तो ये गवर्नर साहब ने बिल जो है ये कई देर तक रखा अपने पास।
शेख अब्दुल्ला ने भी फिर मजीद इसके ऊपर एजिटेट नहीं किया कि चलिए जब राइट टाइम आएगा तो तब देखा जाएगा। शेख ये समझते थे कि इलेक्शन ड्यू है 1983 में, उसके इर्द गिर्द जब ये बिल आएगा तो तब इसके ऊपर बात कर ली जाएगी। इन बिटवीन शेख की मौत हो गई, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। अभी उनको 10 ही दिन हुए थे चीफ मिनिस्टर बने हुए कि गवर्नर ने बिल जो है वो वापस गवर्नमेंट को भेज दिया। इसका क्या मतलब होता है? गवर्नर ने जब बिल वापस भेज दिया तो ये कोई सीक्रेट कार्रवाई नहीं होती, इसकी रिपोर्टिंग प्रेस वगैरह में भी हो जाती है कि ये बिल गवर्नर के हाथ से वापस आ गया है। अब लिहाजा ये गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन बन गई है कि वो उस बिल के साथ क्या करना चाहते हैं। इसमें पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, बहुत हाईएस्ट लेवल की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इन्वॉल्व थी कि आप अगर बिल को अब इग्नोर कर देते हैं कि चलो गवर्नर ने वापस भेजा, हम इस बिल के ऊपर जो है अपनी नज़रें बंद कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, तो कश्मीर पूरे में आपके बारे में बात होगी कि आप दिल्ली से डर गए, आप इंदिरा गांधी से डर गए, आपने पावर में बने रहने के लिए, ऑफिस में बने रहने के लिए, चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए आपने पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स का सौदा कर लिया और आपने बिल को रफा दफा कर लिया। लेकिन बिल अगर आप असेंबली में लेकर जाते हैं और बिल को आप पास करवा कर फिर से आप गवर्नर के पास जाते हैं तो ये खुल्लम खुल्ला जो है आपकी कन्फ्रंटेशन सेंटर के साथ हो जाती है। चीफ मिनिस्टर बनने के 10 दिन के अंदर अंदर फारूक अब्दुल्ला के सामने ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल और मॉरल डिलेमा जो है वो आ गया कि इसके बारे में क्या किया जाए। उन्होंने डिस्कशन की, गवर्नर के साथ जाकर मिले कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें, ये क्या गज़ब आपने ढा दिया है हम पे, अब इसके साथ कैसे निपटा जाए। गवर्नर ने कहा देखिए मेरे पास रूटीन में जब आया बिल तो मैंने देखा कि ये काफ़ी देर से मेरी मेज़ पे पड़ा हुआ था, धूल चाट रहा था, तो मुझे लगा कि मैं वापस भेज दूं। आप नए चीफ मिनिस्टर आए, आप इसके ऊपर गौर कर लें कि आप क्या फैसला करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्किंग कमेटी में बिल के बारे में बातचीत हुई, उसके बाद कैबिनेट के बारे में बिल को लेकर बातचीत हुई, लेजिस्लेचर पार्टी में इसके बारे में बात हुई, तो तय ये पाया गया कि ये बिल जो है ये ताल्लुक़ रखता है शेख अब्दुल्ला की असेंबली से, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर तो फारूक अब्दुल्ला बन गए थे, असेंबली वही थी जो शेख अब्दुल्ला के अंडर इलेक्शन लड़के 1977 में बनी थी। तो अगर शेख का एहतराम भी इसमें करना है और अपना जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको भी अगर प्रोटेक्ट करना है, कंसिक्वेंसेस इसके जो भी होंगे, इस बिल को हम डाई डाउन नहीं होने देंगे, इस बिल को हम मरने नहीं देंगे, इस बिल के ऊपर जो नेक्स्ट कार्रवाई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल जो है वो हम करेंगे। तो लिहाजा 21 या 22 सितंबर 1982 को असेंबली के ऑटम सेशन में श्रीनगर में बिल को दोबारा असेंबली में री इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिस्कशन के लिए लाया जाता है। अब बिल असेंबली के बिजनेस में लिस्ट हो गया है, असेंबली का जो बिजनेस का एजेंडा है उसमें बिल लिस्ट हो गया है और अब मुल्क भर की जो अखबारात हैं उनके फ्रंट पेज के ऊपर इसकी बातें आनी शुरू हो गई हैं कि ये क्या बिल आ गया है जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने, जिसमें जो पाकिस्तान में लोग गए हुए हैं उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो मुल्क में वापस आ जाएं और जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ से वो गए थे वहाँ पे वो सेटल हो सकते हैं। कन्फ्रंटेशन का एक मोड बन गया। 5 अक्टूबर को यानी उसी के कुछ दिन के बाद, 10 या 12 दिन के बाद असेंबली में बिल के ऊपर बहस हुई और बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद दोबारा जो है वो गवर्नर के पास भेज दिया गया। अब इंदिरा गांधी ने बुला लिया अब्दुल्ला को दिल्ली कि ये क्या कांड कर दिया आपने अननेसेसरली, जिसका मुझे जो है वो मुल्क भर में दिक्कत अब का सामना करना पड़ रहा है। खैर होम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, इंटेलिजेंस के जो चीफ्स हैं उनको और जितने भी रिलेटेड लोग हैं, रेलिवेंट जितने भी लोग थे उनकी मीटिंग बुलाई, उसमें डिस्कस किया। फारूक अब्दुल्ला ने और इनके साथ जो बाकी साथी थे उन्होंने पोजीशन एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा देखिए हमारा जो इंटेंशन है वो है जम्मू कश्मीर की यूनिफिकेशन के लिए, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है, तो हम जो लोग हमारे उधर गए हैं उन लोगों को हम ऑन कर रहे हैं, उन लोगों को हम ये मैसेज भेज रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि आप हमारे लोग हैं, आप हिंदुस्तान के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर ये कानून पास करके आपको ये पूरी तरह से एश्योरेंस दी गई है कि आपके यहाँ पे घर हैं, आपकी यहाँ पे जायदाद है, आप हमारा हिस्सा हैं, आप आ जाएं। लेकिन अब ये सियासत में और जो ये नेशनलिज्म की सियासत होती है इसमें ये चीज़ मालूम करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दरअसल आप टेरिटरी की बात करना चाहते हैं या लोगों की बात करना चाहते हैं।
अगर आपके दिल के नज़दीक लोग हैं तो उस हिसाब से ये बिल बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अगर आपके नज़दीक टेरिटरी, ज़मीन का हिस्सा जो है वो ज़्यादा अजीज़ है आपको, तो फिर ये बिल जो है ये एंटी नेशनल भी कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी ने भी बड़ा रैशनल व्यू जो है वो इस बिल के ऊपर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये बिल किसी किस्म से कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि अगर ये बिल असेंबली से पास हो जाता है और गवर्नर इसको अपनी एक्सेंट देते हैं, बिल ये कानून में तब्दील हो भी जाता है, तो जो लोग हैं उनके लिए कोई लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी खुल जाएगी कि वो वहाँ से अपना जो है बोरी बिस्तर उठाएंगे और अपने घरों में आकर रहना शुरू कर देंगे। एक प्रोसेस होगा, वो जो लीगल रूट होंगे वो अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, एंटर होने के लिए, और जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें पिक्चर में आ जाएगी होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो वो केस टू केस डिटरमिन कर लेंगे कि किसी को आने देना है या नहीं आने देना है। आप बेशक बिल पास कर लें वहाँ पे, हो सकता है हम नेशनल लेवल के ऊपर एक बिल पास कर लें, नेशनल लेवल के ऊपर एक कानून बना लें कि नहीं, हम उनको इजाज़त नहीं देने वाले, तो आपकी भी रह गई और हमारी भी रह गई। तो इसके ऊपर बात जो है वो इनकी ख़त्म हो गई, और इन्होंने कहा कि ये बिल को आप ऐसा कीजिएगा, गवर्नर साहब को हिदायत दी कि आप बिल को ऐसा कीजिए कि आप रेफ़र कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसके ऊपर अपनी हमें एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के साथ आप इसको सेक्शन 143 में कि आप इसको रेफ़र कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास, और उनसे आप सलाह मांगिए, हिदायत मांगिए कि इस बिल का क्या किया जाना चाहिए। खुश असलूबी के साथ जिस तरह से तय हुआ, बिल्कुल एमिकेबल रेजोल्यूशन जो है वो हो गया। बिल को इस तरह से इन्होंने रेफ़र कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए। अब क्योंकि ये एक सिचुएशन जो है ये वल्नरेबल बन गई थी, ये जो कांग्रेस का क्लिक है, जो कश्मीर एडवाइजरी ग्रुप इनफॉर्मल सा बना हुआ है, जिसमें मुफ्ती सईद शामिल हैं, अरुण नेहरू शामिल हैं, मक्खनलाल फोतेदार शामिल हैं, टिक्की कौल शामिल हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि देखिए, जो पिछले महीने शेख अब्दुल्ला की मौत के ऊपर सपोर्ट जो दी गई थी फारूक अब्दुल्ला को कि वो चीफ मिनिस्टर बने, अब इसके पास कुछ ही वक्त है, 8-9 महीने, 8-9 महीनों के बाद जनरल इलेक्शन जो है असेंबली के वो होने तय है। क्यों ना ये 7-8-9 महीने जो हैं ये यूटिलाइज किए जाएं, फारूक अब्दुल्ला के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए कि उसके पास कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बगैर दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट थी कि कांग्रेस शुड बिकम पार्ट ऑफ द रूलिंग स्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी डायरेक्शन में चलती आ रही थी। अब कुछ चीज़ें ये हो रही थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी गलतियां वलतियां काफ़ी हो रही थी। सितंबर के महीने में मुश्किल से जाकर ये रिजॉल्व हुआ मैटर। अक्टूबर में जो अपोजिशन के कुछ लोग थे वो मीटिंग करना चाहते थे, फारूक अब्दुल्ला ने उनके साथ मीटिंग की। अपोजिशन मतलब जिसमें बीजेपी इन्वॉल्व थी, जिसमें कम्युनिस्ट भी इन्वॉल्व थे, मुख्तलिफ पार्टियां इन्वॉल्व थी। फारूक अब्दुल्ला ने उनके साथ भी जो है वो कन्वर्स करना शुरू कर दिया, और ये खबरें इंदिरा गांधी के पास जाते थे। खासकर ये जो कश्मीर एडवाइजरी ग्रुप है कांग्रेस का इनफॉर्मल, ये प्राइम मिनिस्टर को भड़काते रहते थे कि ये फारूक अब्दुल्ला काबू में आने वाला है नहीं है। नवंबर के महीने में गालबन 14 नवंबर 1982 की ये बात रही होगी कि फारूक अब्दुल्ला चले गए दरबार साहब में, अमृतसर में, वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे अकालियों का ग्रुप था, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई। हरकिशन ये थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे, प्रकाश सिंह बादल थे, गुरचरण सिंह तोड़ा थे, बलवंत सिंह थे, इन सब के साथ इनकी 3-4 घंटे की मुलाकात हुई। फारूक अब्दुल्ला क्योंकि राजीव के दोस्त भी थे, एक उभरते पॉलिटिकल लीडर थे, और जो जम्मू कश्मीर का लीडर रहा है वो हमेशा हिंदुस्तान पूरे में जो है सब लोग उनको जानते हैं, उनके साथ एक बड़ा रिलेशनशिप बनता है। तो ये उनके साथ गए, उन दिनों में पंजाब का क्राइसिस चल रहा था, इन्होंने उनके साथ बात की। उस वक्त पंजाब में दो किस्म के ग्रुप थे। एक किस्म का ये था कि जो अ, थे सेपरेटिस्ट, लेकिन सेंटर से जो है लार्जर पावर कंसीड करवाने के लिए, ऑटोनॉमी ज़्यादा कंसीड करवाने के लिए वो डिमांड रखते थे, वो ज़्यादातर ये अकाली वाले थे। और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिनको भिंडरा वाले रिप्रेजेंट करते थे। जब फारूक की इनके साथ मुलाकात हुई तो भिंडरा वाले को पता चला कि फारूक अब्दुल्ला आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे भी मुलाकात कीजिए। अगर आप अकालियों से मिल रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आप मुझसे भी मिलें। आपकी जो अप्रोच है, अगर कोई नेगोशिएशन की अप्रोच है, इंटरलोक्यूशन की अप्रोच है, वो आपकी वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। इवेंचुअली फारूक अब्दुल्ला एग्री हुए, भिंडरा वाले के साथ मिले, कुछ फोटोग्राफर भी वहाँ पे थे, एक फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो भी ले ली। ये गए वहाँ से, अमृतसर एयरपोर्ट से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि भी मेरी इस तरह से आज अकालियों के साथ भी मुलाकात हुई है,
भिंडरांवाले से भी मुलाकात हुई है, तो मेरे पास कुछ फेयर असेसमेंट है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ। दिल्ली में गए, इमीडिएटली शाम को दिल्ली पहुंचते ही इनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हो गई। इन्होंने कहा कि कुछ नेगोशिएशन के लिए जो है सिचुएशन इमर्ज हो रही है और हमें कोई इंटरलोक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। फारूक की वैसे मर्जी थी कि उन्हीं को ही इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया जाए मरकज़ और पंजाब के ग्रुपों के बीच, तो वो बात करवा सकते हैं, क्योंकि और कोई भी होगा तो उसी का पॉलिटिकल प्रोफाइल जो है वो बढ़ेगा। इंदिरा गांधी पूरी तरह से इस बात को लेकर जो वो नहीं थी मुतमय्यन कि फारूक ही इंटरलोक्यूटर बने। इंदिरा गांधी ने कहा और क्या चॉइस है आपके पास, और क्या आप एडवाइस करना चाहते हैं। तो फारूक भी हरफनमौला ठहरे, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है राजीव बेहतर रहेगा, क्योंकि अब वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी बन चुके हुए थे। खैर ये बात चल रही थी, उन्होंने ऑफिसर्स वगैरह को इन्वॉल्व किया जो डील करते थे पंजाब के साथ। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम गौर करते हैं। इन द मीन वाइल दूसरे दिन के अखबारात में फ्रंट पेज के ऊपर फारूक अब्दुल्ला और भिंडरांवाले का फोटो जो है वो स्प्लैश हो गया। साथ में खबर भी लगी, और खबर आपको पता है कि फारूक अब्दुल्ला जब भी स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं थोड़ी इनकंसिस्टेंट बात भी कभी कभी कर जाते हैं। खबर में एक पहलू ये भी था कि उन्होंने अकालियों के साथ जो बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई और आपकी लड़ाई लगभग एक ही जैसी है। ये मरकज़ जो है ये देखो स्टेट्स को ऑटोनॉमी नहीं कंसीड कर रहा है, तो लिहाजा हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। अब ये कोई उस वक्त जो ऑटोनॉमी मांगना जो है ये कोई सेपरेटिस्ट डिमांड नहीं थी, ये मुल्क भर में हर रियासत में ऑटोनॉमी की डिमांड थी कि मरकज़ जो है पावर्स को सेंट्रलाइज कर रही है, और अगर आपने मुल्क को बेहतर बनाए रखना है तो आप स्टेट्स को थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा दें। इससे इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच थोड़े सारे रिलेशनशिप में और थोड़े डिस्टर्ब होने शुरू हो गए। अब ये जो कश्मीर ग्रुप है इसने और ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हाथ से बिल्कुल निकलता जा रहा है, और वक्त कम बचता जा रहा था। जो 1983 के इलेक्शंस होने थे उनके लिए टाइम बहुत कम बचता जा रहा था। वो इस सारे वक्त को यूटिलाइज करके फारूक के लिए ऐसी कंडीशन जो हैं वो बनाना चाहते थे जिसमें उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, वही खुद दिल्ली जाएं और वो कहें कि आइए हम अलायंस करते हैं। इस दौरान मरकज़ ने जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए जो मुरादें होती हैं, एड होती है, फाइनेंशियल एड होती है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ टाइट कर दिया, वो कंट्रोल कर दिया थोड़ा। प्लानिंग कमीशन के पास गए तो उन्होंने भी कुछ खास पैसे वैसे के लिए नहीं माने। और बहुत सारी, जैसे ये एक जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है पहलगाम, इसका बड़ा मशहूर किस्सा है कि ये सिर्फ 19 लाख रुपया मरकज़ से मांग रहे थे उसके लिए, और इनके जो अखराजात आने जाने के ऊपर ही हैं वही काफ़ी ज़्यादा हो गए, लेकिन मरकज़ ने कोई पैसा नहीं दिया, बावजूद इसके कि फ़ारूक पर्सनली भी एक टीम लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास गए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो इनके पास काफ़ी दिक्कतें, जो फाइनेंशियल क्रंच है वो बनना शुरू हो गया। बॉम्बे में फारूक गए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग कर रहे थे उनके साथ, जैसे हर चीफ मिनिस्टर का आपने देखा होगा गुजरात में, बॉम्बे में, मुख्तलिफ स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पे जो सरमायाकार होते हैं उनके साथ बातें करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए या हमें पैसा दीजिए, हम कुछ काम करते हैं। अभी हाल में भी आप देखेंगे इसी तरह से होता आ रहा है। वहाँ पे इन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ 300 करोड़ रुपया पैसा चाहिए था, जिसकी यूज़ करके मैंने 400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट बनाना था, क्योंकि पानी हमारे पास जो है वो अबंडेंस में है, लेकिन पैसा नहीं है कि उस पानी को हम बिजली में कन्वर्ट करके बिजली बेच के अपने आप को हम बेहतर बना सकें। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है ऐसा कि अगर मरकज़ से पैसा नहीं मिलता तो हमें अरब कंट्रीज़ के साथ बात करेंगे, शेख लोग हैं, उनके पास बड़े पैसे हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसकी भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हुई कि भाई ये तो सॉवरिन मैटर्स हैं, किसी बाहर के मुल्क से पैसा अगर मांगना है आपने तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए मांगे, आप क्यों मांगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी डील करती हैं। यानी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो ये खुद ही मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाया करते थे, जैसे चाइना में मोस्ट नोटेबली खुद ही जाया करते थे, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो सारी उनकी बात किया करते थे उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है अब वो बिल्ट अप होनी शुरू हो गई, एक प्रेशर जो है वो माउंट होना शुरू हो गया, और इंदिरा गांधी और फारूक के बीच में जो मिसट्रस्ट है वो बढ़ता गया, रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब होते गए। अब वक्त आ गया कि इलेक्शन अब बिल्कुल नज़दीक आने वाले थे। गालबन जून 1983 में असेंबली के इलेक्शन होने थे जम्मू कश्मीर में, वो वक्त नज़दीक आ रहा था। और अब खुल के जो है, नो कैट वाज आउट ऑफ द बैग, अब खुल के कांग्रेस की तरफ से फारूक के पास प्रपोजल आ गया कि आपको करना पड़ेगा हमारे साथ अलायंस, प्री पोल अलायंस करेंगे, इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। फारूक इनकार कर गए। इनकार करने के ऊपर इनकी मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ गई।
फिर फारूक के जो कुछ साथी वाती थे उनको इस बात का पता था कि ये जो अगर इनकारी होगी इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं। बैक इन द स्टेट फारूक अपने लिए कुछ इतनी परेशानियां खड़ी कर चुके हुए थे कि अब हर फ्रंट के ऊपर इनके पास एक चैलेंज था। डी ठाकुर, जिन्होंने मुसलसल जीएम शाह को ब्लॉक करके ये इंश्योर करवाया कि फारूक अब्दुल्ला ही शेख की मौत के साथ चीफ मिनिस्टर बने, फारूक ने उनके खिलाफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश कर दिया हुआ था, क्योंकि वो आखिरी गवर्नमेंट में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। कुछ हाउसिंग कॉलोनीज में कुछ मिस अप्रोप्रिएशन का मामला था, तो उन्होंने एक कमीशन बना दिया हुआ था कि वो इंक्वायरी करेंगे, डी ठाकुर के कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब फारूक के सबसे बड़े दुश्मन जो इस वक्त थे, जिनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया था, वो जीएम शाह थे। अब जीएम शाह को और डी ठाकुर को एक कॉमन कॉज बन गया, वो आपस में नज़दीक आ गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए हुए थे। इस दौरान वहाँ से जो मजबूरियाँ हैं दिल्ली से जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। अब फारूक ने कहा कि ठीक है, कुछ बात करके देखते हैं। तो इंदिरा गांधी ने एक टीम भेजी फारूक के साथ नेगोशिएट करने के लिए, प्री पोल अलायंस, और वो वन मेंबर टीम थी। वन मेंबर टीम थी यानी वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो कोई कांग्रेस के लीडर नहीं थे, वो कोई ब्यूरोक्रेट यानी सिविल ब्यूरोक्रेट नहीं थे, वो रॉ के चीफ थे। जम्मू में आए, फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने प्रपोजल रखा उनके सामने। उन्होंने कहा कि प्री पोल अलायंस होगा और सीटों का एक ब्लूप्रिंट उनको बताया कि फ़लाँ फ़लाँ सीट आप कश्मीर में हमें कंसीड कीजिए और फ़लाँ फ़लाँ जम्मू में होगा। फारूक मैक्सिमम 2 सीटें कश्मीर में कांग्रेस को ऑफर करने के लिए तैयार हुए, और कुछ सीटें और जो उन्होंने मांगी थी, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा मैं कर सकता हूँ कि कुछ वीक कैंडिडेट्स खड़े कर सकता हूँ, लेकिन ये सीटें आपको मैं नहीं दे सकता। जहाँ तक जम्मू का सवाल था, वहाँ पे फारूक ज़्यादा कंसीड करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कहते थे जम्मू की हमें टेंशन नहीं है, वो हम संभाल लेंगे, आप कश्मीर में हमें सीटें दीजिए। और ये जो कांग्रेस का ग्रुप था, इसकी सबसे ज़्यादा जो इसकी ये जो आई मीन जो फोर्सफुली जिस चीज़ को ये रिकमेंड करते थे वो ये थे कि जम्मू में तो हो जाएगा मैनेज, कश्मीर वैली के अंदर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, उसके पास सीटें ज़्यादा आनी चाहिए। तो लिहाजा ये ब्रेक डाउन हो गया। जैसा ही ये ब्रेक डाउन हुआ, इनका जो नेगोशिएशन है कि हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, वैसे ही कांग्रेस के लीडरों ने जो बिल नंबर 9 है, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था अक्टूबर 1982 में, उसको निकाल लिया ठंडे बस्ते से बाहर, उसको बना दिया अब इन्होंने नेशनल इशू। इन्होंने कहा, अखबारों में छापना शुरू कर दिया बिल को, जगह जगह उस बिल को ले जाने लगे, और फारूक के खिलाफ जो है उसको आइसोलेट करने के लिए, डिसआर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहाज जो है वो खड़ा कर लिया। जम्मू में जगह जगह जो है वो उसके पोस्टर बना के, उसके पैम्फलेट बना के वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली 5 रैलियां करके, कश्मीर वर्सेस जम्मू की बात करके, अब्दुल्ला मुफ्ती वर्सेस अदर्स की बात करके 2014 के इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में काफ़ी पोलराइज कर दिया। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मोदी ने पोलराइज कर दिया था, जिनको 1983 के इलेक्शन का बिल्कुल कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि 1983 के इलेक्शन कैसे लड़े गए थे। लगभग पूरे इलेक्शन के दौरान जब तक कैंपेन चली, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ज़ाती तौर के ऊपर जम्मू प्रोविंस के अंदर गई। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट की बात भी आप छोड़िए, गांव बाय गांव, गांव दर गांव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर के ऊपर गई और उन्होंने कैंपेन की। उन्होंने लोगों को अवेयर किया, खास करके ये जम्मू, कठुआ, उधमपुर और इन सारे इलाकों में लोगों को अवेयर किया कि ये सेपरेटिस्ट एजेंडा है इस गवर्नमेंट का, प्रो पाकिस्तान एजेंडा है इस गवर्नमेंट का। देखिए, ये इनका बिल है, ये इनकी असेंबली ने पास किया है, अगर ये दोबारा मेजॉरिटी से उस असेंबली में आते हैं तो ये पाकिस्तानियों को लाकर यहाँ पे बसा देंगे। 3-4 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं, जो इस बात को कनकर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने यहाँ तक कि आर्मी को भी इन्वॉल्व कर दिया था इस कैंपेन में, क्योंकि आर्मी के पास एक रीज़न था इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए। जनरल के.वी. कृष्णा राव, जो बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, ये उस वक्त आर्मी चीफ थे, और जब ये बिल असेंबली में पास हुआ था, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी कि ये बिल जो है
ये कॉम्प्रोमाइज़ है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए। ये बिल जो है ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, लिहाजा इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए। तो आर्मी को ये बात समझ आती थी। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गांधी ने आर्मी को इस तरह से मोबिलाइज किया कि कुछ लोग जो है वो गांव दर गांव वो जाते थे। कोई अगर लोग चश्मा पे पानी भरने के लिए आ रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में उनको मिलते थे। उस बिल के बुलेट पॉइंट उन्होंने लिए हुए थे, उनको वो बताते थे कि देखिए अगर ये बिल पास हो जाता है फिर आप देखिए कि हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर पिंड में, हर जगह पाकिस्तानी आकर बैठे हुए होंगे। वो जो 1947 में गए थे और आज के 1983 का वक्त, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद पाकिस्तानी आकर यहाँ पे बैठे हुए होंगे और इसको, मुल्क को जो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाईली पोलराइज्ड, अब तो इलेक्शन की जो एक लेवल ही जो है वो दूसरा चला गया है, लेकिन तब तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई भी इलेक्शन जो है वो इतना पोलराइज नहीं हुआ था और किसी भी रियासत का इलेक्शन इस लेवल तक कभी भी नहीं गया था जहां पे प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली आकर कैंपेन करनी पड़े। श्रीनगर में एक वाकया पेश आया कि एक रैली थी इकबाल पार्क में, काफ़ी अच्छी खासी रैली थी और आप देखते हैं कि जहाँ पे ये बड़े मैदान में रैली होती है तो जो उसकी आउटर बाउंड्री है उसमें बेशुमार बसें खड़ी होती हैं, जिन बसों में भर के लोगों को वहाँ पे लाया होता है। वहाँ पे एक बदज़ेब वाकया पेश आया जिसके चश्मदीद गवाह बहुत कम हैं जिन्होंने ये कहा हो कि हाँ हमने अपनी आंखों से के साथ देखा, लेकिन वो बात चल पड़ी कि जब इंदिरा गांधी तकरीर कर रही थी तब बसों के छतों के ऊपर खड़े होकर कुछ नौजवान लोगों ने अपने फिरन उठा उठा के इंदिरा गांधी को अपनी बॉडी दिखानी शुरू कर दी। जिन लोगों ने फिरन उठाए थे और इंदिरा गांधी को अपनी बॉडी दिखा रहे थे उन्होंने फिरन के नीचे पैंटें नहीं पहन रखी हुई थी। ये बात इंदिरा गांधी तक गई और वो बहुत फ्यूरियस थी इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इस चीज़ को लेकर। यानी वो जब एयरपोर्ट पे भी गई तो शी वॉज ब्लश जब वो वापस जा रही थी। तो बाद में जब तहकीकात वगैरह की गई तो ये मोर और लेस जो है ये माना गया कि फ़ारूक अब्दुल्ला की शरारत ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही किसी लीडर की ये ऐसी शरारत हो कि जो फ़ारूक अब्दुल्ला को डिफेम करना चाहते हो या फ़ारूक अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी से और दूर ले जाना चाहते हो। इसी दौरान इलेक्शन के कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले एम ए रोड के ऊपर कांग्रेस का एक ऑफिस था जो अपना हेडक्वार्टर था, उसमें आग का वाकया लग गया और वो वाकया हुआ और वो ऑफिस जल गया। वो इल्ज़ाम सारा फ़ारूक अब्दुल्ला के ऊपर गया, लेकिन बाद में प्रूव हुआ था कि कांग्रेस के ही एक लीडर थे जिन्होंने वो जलवाया था ताकि ये बात पक्की हो जाए कि इंदिरा गांधी मज़ीद इकदामात लें इंश्योर करने के लिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला दोबारा पावर में ना आ सकें। इस किस्म की जो कैंपेन है वो जम्मू कश्मीर में हुई, मेरे ख्याल में उसके बाद इस किस्म की कोई कैंपेन कभी हुई नहीं और मुल्क में भी जो है इसके, हाँ अब आपको एग्जांपल जो है वो बहुत सारी मिल सकती हैं, लेकिन तब तक ऐसी कोई एग्जांपल नहीं थी। बरकैफ इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के रिजल्ट्स हुए जिन्होंने कांग्रेस को काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया। 77 मेंबर्स की असेंबली थी जिसमें 39 जो कश्मीर वैली में से थी 44 सीटें, 44 में से 39 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से जीत ली और 6 सीटें जम्मू से जीत ली, एक सीट करगिल से इन्होंने जीती। तो 47 सीट जो है, 77 में से 47 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। जम्मू में यहाँ पे जो कांग्रेस ने कुल मिला के मेरे ख्याल से 26 सीटें जीती, जिनमें से 23 जम्मू की थी, एक लद्दाख की थी और 2 कश्मीर की थी। कश्मीर में से बने सिर्फ 2 लोग कांग्रेस के जीत पाए, एक पटन से मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी और एक साउथ कश्मीर से शांगस से मोहम्मद मकबूल। ये कांग्रेस की सिर्फ 2 ही सीटें निकली। जब नेगोशिएशन पहले चल रही थी तो फारूक अब्दुल्ला भी सिर्फ 2 ही सीटें उनको देने के लिए तैयार हो रहे थे। हाँ, मजीद वो कह रहे थे कि कुछ सीटों के ऊपर वो वीक कैंडिडेट डाल सकते हैं ताकि कांग्रेस के विनिंग प्रोस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाए। अब फारूक अब्दुल्ला 1983 के इलेक्शन में आ गए थे वापस पावर में, लेकिन अब कम से कम 2 किस्म के ऐसे ग्रुप थे जो ये इंश्योर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि फारूक अब्दुल्ला की जो टर्म अब गवर्नमेंट के अंदर है वो 1 महीना रह सकती है, 2 महीना रह सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना रह सकती है। ये 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप था कांग्रेस का और एक ग्रुप था नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही अंदर, जिनके साथ फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा किया था शेख अब्दुल्ला की मौत होने के इमीडिएटली बाद कि वो बाद में एक भरपूर ग्रुप बन गए
और 2 साल के बाद उन्होंने जुलाई 1984 में फारूक अब्दुल्ला से उसका शरेआम बदला लिया। ये क्या मामला हुआ था 1982 में, जिसका इंतज़ार इस ग्रुप ने 2 साल के लिए किया, और मरकज़ ने इसमें क्या रोल प्ले किया था कि फ़ारूक अब्दुल्ला की अच्छी मेजॉरिटी के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट को अचानक से टॉपल कर दिया गया, गवर्नमेंट डिसमिस हो गई। और उसको मैं तो बहुत देर आया बाद स्टडी करने के लिए या चीज़ों को देखने के लिए। मुझसे पहले दर्जनों बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बहुत करीब से स्टडी किया है, लिखा है, जिन्होंने गवर्नमेंट के बीच बड़े बड़े ओहदों के बीच में बैठकर काम किया है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को एडवाइस किया है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने मेमोयर्स में, अपने रिकॉर्ड्स में उन्होंने इस चीज़ को रजिस्टर किया है, एक्नॉलेज किया है कि जो 1984 में फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, डिसमिस की गई थी, वो टिपिंग पॉइंट था कि एक जो पॉलिटिकल इरेवरेंस का माहौल है खास करके कश्मीर वैली में तैयार करने के लिए, वही ईंधन बना, वही फ्यूल बना 1987 में जब इलेक्शन फिर से रिग हुए। और क्योंकि वो उस गुनाह को छुपाने के लिए ये गुनाह किया गया, ये मिलकर एक ईंधन बने, फ्यूल बने मिलिटेंसी का, और फिर मिसट्रस्ट इतना डीपन हो गया कि शायद अभी तक वो रिपेयर नहीं हो पाया। ये दिलचस्प वाकया था 1982 सितंबर का, जिसको 1983 जून जुलाई से हम दोबारा पिक करेंगे और फिर 1984 की बात बताएंगे कि एग्जैक्टली तब क्या हुआ था। आप अपनी दिलचस्पी बनाए रखिएगा आने वाले एपिसोड में, और उससे आने वाले एपिसोड में इन दोनों बातों के ऊपर और वजाहत होगी। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स।